Keep watching Malik Law TV. वेलकम टू द शो। मैं हूँ आपका मेज़बान अदील मलिक। इस प्रोग्राम में जिसका नाम है लीगल और पेश किया जाता है आपकी खिदमत पे हर पीर की शब 8 से 9 बजे तक मलिक लॉ टीवी पे। नाजरीन, इस प्रोग्राम के 2 सेगमेंट होते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं आपको देता हूँ इमिग्रेशन लॉ के मतलब अपडेट्स और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम शामिल करते हैं आपके सवालात। अगर आपके पास कोई सवाल है इमिग्रेशन लॉ के मतलब, कोई कन्फ्यूजन है, कोई पेचीदगी है, आपको क्लैरिफाई करना है, तो आप भी हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है info@maliklaw.tv और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालात आने वाले प्रोग्राम्स में शामिल करें। नाजरीन, इसी के साथ बढ़ते अपने पहले हिस्से की जानब और आगाज करते हैं इमिग्रेशन लॉ अपडेट्स का। नाजरीन, पहली अपडेट जो है मेरे पास वो है फैमिली विजिटर्स के हवाले से। अब नाजरीन, फैमिली विजिटर वीज़ा की में एक चेंज की गई है होम ऑफिस की जानब से गुज़श्ता कुछ दिनों में, और वो ये चेंज ये है कि अगर कोई एप्लीकेंट अप्लाई करेगा फैमिली विजिटर कैटेगरी के अंदर 25 जून को या 25 जून के बाद, और अगर उसकी एप्लीकेशन एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर रिफ्यूज़ करता है, उसे राइट ऑफ अपील नहीं दिया जाएगा। नाज़रीन, राइट ऑफ अपील से मेरी मुराद ये है कि अगर नॉर्मली कोई एप्लीकेंट एप्लीकेशन करता है, उसकी एप्लीकेशन होम ऑफिस या एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर रिफ्यूज़ करता है, उसे अमूमन राइट ऑफ अपील दिया जाता है। इसका ये मतलब है कि वो जो डिसीजन है होम ऑफिस का या एंट्री क्लियरेंस ऑफिस का, उसे चैलेंज कर सकता है एक इंडिपेंडेंट लेवल पे, जहाँ पे एक ट्राइब्यूनल जो है वो कंसीडर करती है वेदर जो डिसीजन है इन क्वेश्चन एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर या होम ऑफिस का वो लीगल है कि नहीं, और डिसाइड करती है वेदर एप्लीकेंट को रहने की इजाज़त या आने की इजाज़त दी जाए या ना दी जाए। अब नाज़रीन, ये जो अबॉलिश किया है राइट ऑफ अपील, ये सिर्फ फुल राइट ऑफ अपील है। एप्लीकेंट अभी भी अपील कर सकता है बट लिमिटेड ग्राउंड्स पे। अब लिमिटेड ग्राउंड से मेरी मुराद ये है कि एप्लीकेंट सिर्फ अपील कर सकता है अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन का इशू है या अगर कोई इशू है विद रिकॉर्ड टू ह्यूमन राइट इशू है, फिर ही अपील कर सकता है। अदरवाइज फुल राइट ऑफ अपील नहीं है। एप्लीकेंट नॉर्मल तौर पे डिसीजन चैलेंज नहीं कर सकता। अब नाज़रीन, जो वजह बताई गई है इस चेंज की वो ये बताई गई है कि एक तो फैमिली विजिटर कैटेगरी को इक्विवेलेंट किया जाए बाकी विजिटर कैटेगरीज की। नाज़रीन, बाकी विजिटर कैटेगरीज अगर कोई एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर रिफ्यूज़ करता है, उन्हें राइट ऑफ अपील पहले नहीं दिया जाता था और अभी भी नहीं दिया जाता। लिमिटेड राइट ऑफ अपील होता है एप्लीकेंट के पास। इसी तरह फैमिली विजिटर कोई आना चाहता है और अगर उसकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ की जाती है होम ऑफिस या एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर की जानब से, तो ओनली वे फॉरवर्ड ये है कि या तो वो रिव्यू के लिए अप्लाई करे या फिर वो फ्रेश एप्लीकेशन करे, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जिस बेसिस पे उसकी पुरानी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ की गई है एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर की जानब से। नाज़रीन, एक और जो रीज़न बताई गई है इस चेंज की वो ये है कि एक तो जो फैमिली विजिटर्स हैं और नॉर्मल विजिटर कैटेगरीज हैं, उनकी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो काफ़ी कम है। इसका ये मतलब है कि होम ऑफिस या एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर विद इन फ्यू वीक्स डिसाइड कर लेते हैं वेदर एप्लीकेंट को यूके आने की इजाज़त दी जाए या ना दी जाए विजिटर कैटेगरी के अंदर। इसी तरह नाज़रीन, एक और जो वजह है इस चेंज की वो ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर कोई अपील करता है, अमूमन एंट्री क्लियरेंस अपील्स 6 मंथ तक टाइम लेती है। इसी तरह कॉस्ट जो होती है वो भी थोड़ी ज़्यादा होती है, बट अगर कोई फ्रेश एप्लीकेशन करेगा उसे दोबारा एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़ेगी, फिर ही उसकी एप्लीकेशन कंसीडर की जाएगी एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर की जानब से। नाज़रीन, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और ये नाज़रीन अपडेट है फैमिली माइग्रेशन के हवाले से।
अब नाज़रीन जो लोग ये प्रोग्राम देखते हैं उन्हें पता होगा कि लास्ट ईयर होम ऑफिस ने एक फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट का आगाज़ किया था, इंट्रोड्यूस की गई थी होम ऑफिस की जानिब से उन लोगों पे जो अपने स्पाउसेस को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं यूके के अंदर और खुद ब्रिटिश या रेफ्यूजी स्टेटस रखते हैं या फिर यहाँ पे सेटल मीन यहाँ पे इंडेफिनेट है उनके पास। अब नाज़रीन जब रिक्वायरमेंट का आगाज़ किया गया था काफ़ी लोग मुतासर हुए थे और जो रिक्वायरमेंट इटसेल्फ थी वो काफ़ी सख्त कर दी गई थी। मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ कि जो रिक्वायरमेंट थी वो ये इंट्रोड्यूस की गई थी कि अगर कोई यहाँ पे अपने स्पाउस को बुलाना चाहता है तो उसे शो करना पड़ेगा कि उसकी पर ईयर की जो इनकम है अराउंड 18,600 पाउंड है। इसी के साथ अगर कोई स्पॉन्सर के बुलाना चाहता है अपनी स्पाउस और बच्चे को तो ये जो 18,600 है ये बढ़ के 22,400 हो जाती है। और अगर कोई एडिशनल चाइल्ड है एक बच्चे के अलावा तो पर एडिशनल चाइल्ड जो है एप्लीकेंट को शो करना पड़ता है कि उसका स्पाउस जो है उसकी इनकम जो है 2,400 एडिशनल है ऑलरेडी जो उसने शो की है। नाज़रीन अब ये जब चेंज आई थी उसके बाद काफ़ी लोग जो थे एप्लीकेशंस नहीं कर सकते थे, बट कुछ लोगों ने एप्लीकेशंस की और कुछ लोगों की एप्लीकेशंस इंटर ऑफिसर ने रिफ्यूज़ की ऑन द बेसिस कि वो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। नाज़रीन जिन लोगों की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ की उनमें से 3 केसेस ऐसे थे जिन्होंने केस लेके हाई कोर्ट में और गुज़िश्ता वीक हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है उस केस पे। अब नाज़रीन जो केस था उसमें ये था कि 3 जो एप्लीकेंट थे उन्होंने एप्लीकेशन की और ऑन द बेसिस कि फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड वो फुलफिल नहीं कर सके इंटर ऑफिसर ने उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी। अब नाज़रीन जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसमें हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन नहीं किया जो लॉ एट प्रेजेंट है। इसका ये मतलब है कि लॉ एट प्रेजेंट कंटिन्यू है, बट हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया है, ये रिकमेंड किया है कि ये जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है ये डिस्प्रोपोर्शनेट है अगर बाकी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखा जाए। और इन्होंने ये भी हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में मेंशन किया है कि जो रीजनेबल अमाउंट है वो 13,000 के लगभग है, जो 18,600 है वो अनरीजनेबल है और डिस्प्रोपोर्शनेट है। अब नाज़रीन जो क्लेम हाई कोर्ट ने किया था इनिशियली वो क्लेम था डिस्क्रिमिनेशन का और इस बेसिस का कि जो डिसीजन है वो वायलेट करता है ह्यूमन राइट्स और इंटर ऑफिसर का जो डिसीजन है वो उन्होंने चिल्ड्रन को के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं किया जो उनकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है और उसके अगेंस्ट है। अब नाज़रीन हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये अनलॉफुल नहीं है और ना ही ये कन्फ्लिक्ट करता है ह्यूमन राइट्स इशू या डिस्क्रिमिनेशन इशू या बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन के इशू से, बट ये डिस्प्रोपोर्शनेट है। और होम ऑफिस ने भी स्टेटमेंट शॉर्टली मेंशन किया कि वो अभी तो लॉ को रिकंसीडर कर रहे हैं और ऐसे एप्लीकेंट जिन्होंने एप्लीकेशन ऑलरेडी की हुई है और जिनकी एप्लीकेशन कंसीडर की जा रही है इंटर ऑफिसर की जानब से, उनकी एप्लीकेशन अगर सिर्फ फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड की बेसिस पे रिफ्यूज़ हो रही है तो फ़िलहाल होम ऑफिस वाले जो हैं उस एप्लीकेशन को होल्ड करेंगे जब तक वो रिकंसीडर करके कुछ अमेंडमेंट्स नहीं करते इमिग्रेशन रूल्स के अंदर। नाज़रीन इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और ये जो अपडेट है नाज़रीन ये एप्लीकेशंस फॉर्म्स के हवाले से। अब नाज़रीन मैंने आपको कुछ मंथ पहले भी बताया था कि अप्रैल का मंथ जो होता है उसमें अमूमन होम ऑफिस वाले फॉर्म चेंज करते हैं। एक तो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 6 अप्रैल से, इसी के साथ वो फ़ी भी अपनी जो है उनको अमेंड करते हैं, रिकंसिडर करते हैं और कुछ केसेस में बढ़ाते हैं और कुछ कैटेगरीज में कम करते हैं। नाज़रीन इसी तरह इस साल भी होम ऑफिस ने फॉर्म्स और फ़ी चेंज की थी, बट मैं आपको ये बताता चलूँ गुज़िश्ता कुछ दिनों में 1 जुलाई से होम ऑफिस ने दोबारा कुछ फॉर्म्स चेंज किए हैं। स्पेसिफिकली पॉइंट बेस्ड सिस्टम के कुछ फॉर्म चेंज हुए हैं। तो अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं किसी कैटेगरी के अंदर या आपका कोई अजीज़ कर रहा है तो आप मेक श्योर करें कि आप राइट एप्लीकेशन फॉर्म यूज़ करें और राइट एप्लीकेशन फ़ी पे करें। अगर आप नाज़रीन सही फॉर्म नहीं यूज़ करते
पुराना फॉर्म होम ऑफिस को भेजते हैं अमूमन वो फॉर्म रिटर्न कर देते हैं और आपकी एप्लीकेशन जो होती है वो इनवैलिड हो जाती है। इसीलिए मेरी यही आपको एडवाइस है, अगर आप एप्लीकेशन जब भी करें मेक श्योर करें आप होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाएं द डे आप एप्लीकेशन भेजें और चेक करें कि वेदर जो फॉर्म आपने फिल किया हुआ है वो अप टू डेट फॉर्म है कि नहीं। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि लास्ट ईयर अक्टूबर में होम ऑफिस ने ओवर स्टेयर्स के बारे में कुछ रूल्स जो थे वो इंट्रोड्यूस किए थे और एट प्रेजेंट भी वो रूल जो है इन्फोर्स हैं। वो रूल्स इस तरह कि अगर कोई यहाँ पे एप्लीकेंट है और वो 28 डेज से ज़्यादा अपना जो वीज़ा है उसे ओवर स्टेट करता है विदाउट एनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन, तो उसकी आगे वाली एप्लीकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली रिफ्यूज़ हो जाएगी ऑन द बेसिस कि वो यहाँ पे इलीगल रहा है, उसने अपना वीज़ा जो है ओवर स्टे किया है और उसने अपना वीज़ा 28 डेज से ज़्यादा ओवर स्टे किया है विदाउट एनी जस्टिफाइंग रीज़न। तो नाज़रीन इस बेसिस पे अगर फर्ज करें अगर कोई एप्लीकेशन करता है और उसकी एप्लीकेशन में होम ऑफिस वाले इनवैलिड करते हैं, इससे ये मुराद है कि उसने कभी एप्लीकेशन की ही नहीं, क्योंकि होम ऑफिस ने कभी उसकी एप्लीकेशन जो है कंसीडर ही नहीं की। तो ओनली वे होता है एप्लीकेशन नई एप्लीकेंट जो होता है नई एप्लीकेशन सबमिट करता है, अगर 28 डेज का गैप है तो उसकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगी। ये जो अक्टूबर में लॉ आया था इसकी बेसिस पे। नाज़रीन इसी के साथ टाइम होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के उस बार मजीद इमिग्रेशन लॉ अपडेट्स के साथ। थैंक यू। All the legal matters are discussed. All your legal questions are answered. And all your legal problems are solved. Free legal advice 24/7. Only on Malik Law TV. Keep watching. Keep watching. नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन ब्रेक से पहले मैं आपको बताया था जो एप्लीकेशन फॉर्म होम ऑफिस ने चेंज किया 1 जुलाई 2013 से। अब नाज़रीन होम ऑफिस से इसलिए फॉर्म चेंज किया क्योंकि कुछ नए रूल्स होम ऑफिस ने इंट्रोड्यूस किए जो इन्फोर्स हो गए हैं 1 जुलाई 2013 से। अब नाज़रीन ये जो रूल्स हैं ये कोई सब्सटेंशियल नहीं है, माइनर चेंजेस हैं। जिस तरह पहले तो है कि डॉक्यूमेंटेशन कौन सी चाहिए होम ऑफिस को अप्रूव इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के हवाले से, ये एक होम ऑफिस ने चेंज किया पॉइंट बेस्ड सिस्टम कैटेगरी के अंदर। इसी तरह नाज़रीन जो टीबी टेस्ट है जिस तरह मैंने आपको थ्रू आउट ईयर बताता रहा हूँ कि कंट्रीज जो हैं होम ऑफिस ने ज़्यादा इंक्लूड किए रूल्स के अंदर कि अगर कोई आना चाहता है यहाँ पे यूके के अंदर 6 मंथ से ज़्यादा रहना चाहता है तो वो मेक श्योर करे वो टीबी टेस्ट जो है कंट्री ऑफ ओरिजिन से करवा के सबमिट करे एप्लीकेशन के साथ, फिर ही उसे एंट्री क्लियरेंस दिया जाएगा। अब नाज़रीन जो टीबी टेस्ट है वो होम ऑफिस की वेबसाइट पे डिटेल इंफॉर्मेशन मौजूद है टीबी टेस्ट के हवाले से, और जो ऑथराइज क्लिनिक है जिनको होम ऑफिस वाले एक्सेप्ट करते हैं उनकी डिटेल ये आपको होम ऑफिस की वेबसाइट से मिल जाएगी। अब नाज़रीन जो टीबी टेस्ट होता है नॉर्मली उन लोगों के लिए होता है कि अगर कोई यूके में आना चाहता है, एंट्री क्लियरेंस वीज़ा लेना चाहता है तो उसे ये टेस्ट देना पड़ता है जहाँ पे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है एप्लीकेंट को एग्जामिन करता है और फिर सर्टिफिकेट देता है। नॉर्मली जो सर्टिफिकेट होता है वो 6 मंथ तक वैलिड होता है। इसका ये मतलब है कि अगर आपकी एप्लीकेशन में गैप है, आपने टेस्ट दिया है उसके बाद आपने एप्लीकेशन 6 मंथ तक नहीं सबमिट की तो आपको नया सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। पर अगर आपने एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट की है और एप्लीकेशन पेंडिंग है होम ऑफिस के पास तो और जब आपने एप्लीकेशन किया ऑन दैट डे आपका सर्टिफिकेट वैलिड था तो आपको नया सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ेगा। अब नाज़रीन जो पहले होता था वो ये होता था कि अगर किसी के पास टीबी सर्टिफिकेट नहीं है तो वो जब यहाँ पे आता था अपॉन अराइवल उसका टेस्ट लिया जाता था मेडिकल प्रैक्टिशनर की जानब से। बट अब जो रूल्स में चेंजेस आई है कि इमिग्रेशन रूल्स के अंदर इटसेल्फ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने डाल दिया है और ममालिक का नाम मेंशन कर दिया है जिन पे रिक्वायर है कि वो एप्लीकेशन करने से पहले टीबी टेस्ट दें और फिर सबमिट करें टीबी टेस्ट अपनी एप्लीकेशन के साथ, फिर ही उनकी एप्लीकेशन अप्रूव की जाएगी। नाज़रीन इसी के साथ
एक और जो होम ऑफिस ने क्लैरिफिकेशन दी है वो दी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हवाले से कि कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनकी बैंक स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट की जाएगी पॉइंट पे सिस्टम के हवाले से, और कौन से इंस्टीट्यूशन है जिनकी बैंक स्टेटमेंट्स नहीं इशू की जाएंगी। स्पेसिफिकली होम ऑफिस ने कुछ बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का नाम मेंशन किया है, लिस्ट एक अपनी वेबसाइट पे रखी है कि वो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बांग्लादेश या गाना में हैं जिनकी बैंक स्टेटमेंट होम ऑफिस एक्सेप्ट नहीं करेगा एज वैलिड। अब नाज़रीन जो नॉर्मली प्रोसीजर होता है होम ऑफिस वाले कभी कभार मेंशन कर देते हैं स्पेसिफिक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम जिनकी बैंक स्टेटमेंट वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो इस वजह से होता है क्योंकि अगर होम ऑफिस वाले अमूमन कंफर्म करते हैं बैंक से कि वेदर जो फंड्स हैं वेदर जो बैंक स्टेटमेंट है वो जेन्युइन है कि नहीं, तो कभी कभार जो होता है बैंक उन्हें रिस्पांस नहीं देता और रिमाइंडर्स भेजते हैं फिर भी कोई बैंक रिस्पांस नहीं देता, उसको फिर होम ऑफिस वाले जो है अपनी लिस्ट के ऊपर डाल के पब्लिश कर देते हैं ताकि पब्लिक को पता चले कि अगर उनके बैंक अकाउंट जो है उस फलाने बैंक के अंदर है फंड्स मौजूद हैं, उनके वो फंड्स होम ऑफिस वाले यूज़ नहीं करेंगे एस्टेब्लिश करने के लिए कि वेदर एप्लीकेंट के पास रिक्वायर्ड फंड्स हैं कि नहीं। नाज़रीन इसी के साथ एक और जो होम ऑफिस ने अमेंडमेंट की है छोटी सी वो है Tier 2 के हवाले से, और होम ऑफिस ने अब रूल्स के अंदर लिख दिया है कि रेजिडेंट लेबर मार्केटर्स नहीं चाहिए होगा उन लोगों को जो अप्लाई करेंगे Tier 5 कैटेगरी के अंदर एज अ रिलीजियस वर्कर, उन्हें रेजिडेंट लेबर मार्केटर्स पास नहीं करने की ज़रूरत। नाज़रीन इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और ये जो अपडेट है नाज़रीन ये है कुछ अमेंडमेंट्स की जो होम ऑफिस में की गई हैं, कुछ सिस्टम में चेंजेस की गई हैं। नाज़रीन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 अप्रैल से होम ऑफिस के अंदर कुछ तब्दीली आई है। जो मेजर चेंज है वो ये है कि होम ऑफिस के अंदर जो यूके बॉर्डर एजेंसी जो है वो ट्रांसफ़र बैक टू होम ऑफिस हो गया है और उनके अंदर 2 सेपरेट डिपार्टमेंट बन गए। एक जो डिपार्टमेंट है वो डील करेगा इमिग्रेशन केसेस से जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम के अंदर होते हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस होते हैं, और दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो इन्फोर्समेंट का है। इसके अंदर ये मतलब है कि वो डिपार्टमेंट डील करेगा उन लोगों से जो इलीगल हैं यूके के अंदर या ब्रीच करें इमिग्रेशन रूल और उन्हें यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करेगा। अब नाज़रीन इसका इफेक्ट ये हुआ है कि 1 अप्रैल के बाद होम ऑफिस जो है वो तेज़ी से डिसीजन करें एप्लीकेशंस के अंदर, स्पेशली अगर कोई एप्लीकेशन हो आउटसाइड इमिग्रेशन रूल या डिस्क्रिप्शन लीव की, तो उसका जो डिसीजन होता है वो पहले तो होम ऑफिस वाले टाइम लगाते थे अराउंड ऑन एवरेज 3 to 6 मंथ, बट अब विद इन फ्यू मंथ्स वो डिसीजन दे रहे हैं। इसी तरह नाज़रीन जो एक और चेंज होम ऑफिस ने अपने सिस्टम के अंदर की है वो है असाइलम ऑपरेटिंग मॉडल के हवाले से। अब नाज़रीन जिस तरह आपको भी पता है कि 2007-8 में होम ऑफिस ने न्यू असाइलम मॉडल इंट्रोड्यूस किया था, जो पर्पस था कि वो असाइलम केसेस जो हैं उन्हें एज सुन एज पॉसिबल डिसाइड करें वेदर एप्लीकेंट जेन्युइन असाइलम सीकर है कि नहीं, उसे रेफ्यूजी स्टेटस दिया जाए या फिर यहाँ से रिमूव किया जाए। अब नाज़रीन जो असाइलम ऑपरेटिंग मॉडल है उसका भी मेन पर्पस यही है कि वो होम ऑफिस वाले जो है अपना सिस्टम और एफिशिएंट बनाए और ताकि जिन लोगों के केसेस होम ऑफिस में पेंडिंग रहते हैं वो ना रहें और होम ऑफिस एज सुन एज पॉसिबल डिसाइड करे। अब नाज़रीन जो असाइलम ऑपरेटिंग मॉडल है वो थ्रू आउट 2013 और 14 फेजेस में इन्फोर्स किया जाएगा, होम ऑफिस की जानब से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और इसका यही पर्पस है कि होम ऑफिस वाले जो है असाइलम केसेस को एफिशिएंटली डिसाइड करें और अगर एप्लीकेंट को रेफ्यूजी स्टेटस देना है तो एज सुन एज पॉसिबल दें, अगर रेफ्यूजी स्टेटस नहीं देना तो उसे यहाँ से रिमूव किया जाए। नाज़रीन इसी के साथ एक और जो चेंज आई थी अप्रैल से वो ये थी लीगल एड एंड पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 2012 के जो लीगल एड की प्रोविजंस थी वो इन्फोर्स हो गई हैं अप्रैल से। इसका ये मतलब है कि इमिग्रेशन केसेस में जो लीगल एड है वो बहुत मुश्किल कर दी गई है, और अगर कोई यहाँ पे चिल्ड्रन है उसकी बेसिस पे लीगल एड अब नहीं मिलेगी। कोई बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं या फिर
कोई असाइलम सीकर है, उन केसेस में अभी भी लीगल एड मिल सकती है, बट अगेन बहुत लिमिटेड कर दी गई है होम ऑफिस की जानब से। नाज़रीन, इसी के साथ टाइम होता है इस सेगमेंट का ख़त्म। ब्रेक के उस पार मिस्टर अली मिलेंगे आपको आपके सवालात के साथ। थैंक यू वेरी मच। All the legal matters are discussed. All your legal questions are answered. And all your legal problems are solved. Free legal advice 24/7. Only on Malik Law TV. Keep watching. मैं हूं इम्तियाज़ अली और आपका स्वागत करता हूं सवाल जवाब के इस प्रोग्राम में। इससे पहले अदील मलिक आपको लीगल अपडेट्स दे रहे थे। उम्मीद है कि आपने उनका प्रोग्राम पसंद किया होगा। हम सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर गिलानी से। गिलानी कहते हैं कि वो 15 साल पहले यूके में आए थे और फिर चंद साल पहले उन्होंने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई किया था और होम ऑफिस ने उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी थी। गिलानी कहते हैं कि उन्होंने इस डिसीजन के ख़िलाफ़ अपील की और कोर्ट ने ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड पे इनकी अपील एक्सेप्ट की थी और इमिग्रेशन रूल्स में इनकी अपील एक्सेप्ट नहीं की थी। और उसके बाद यूके बॉर्डर एजेंसी ने या होम ऑफिस ने उनको 3 साल की डिस्क्रिशनरी लीव ग्रांट कर दी थी। तो गिलानी ये कहते हैं कि अब उन्होंने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई किया है वो 3 साल पूरे होने के बाद, और होम ऑफिस ने उनकी वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी है और उनको इंडेफिनिट तो ग्रांट नहीं किया, लेकिन उनको उन्होंने फर्दर 3 साल की लीव ग्रांट कर दी है। वो ये पूछना चाहते हैं कि वो इंडेफिनिट लीव के लिए कब क्वालिफाई करेंगे। तो मिस्टर गिलानी बिल्कुल आपने तफसील के साथ अपनी हिस्ट्री अपनी ईमेल में हमें बताई है। तो इसमें पोजीशन यही है कि अगर आपने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई किया था और आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई है, उसके खिलाफ आपके पास अपील का राइट था जो कि आपने एक्सरसाइज किया। तो जैसे कि आपने फरमाया है कि आपकी अपील ह्यूमन राइट्स पे अलाउ नहीं हुई थी, बल्कि सिर्फ ह्यूमन राइट्स पे ही आपकी अपील अलाउ हुई थी, लेकिन इमिग्रेशन रूल्स के तहत आपकी अपील अलाउ नहीं हुई थी। तो इसका मतलब यही है कि जो कोर्ट के जज थे उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि आपकी अपील को वो मुकम्मल तौर पे एक्सेप्ट करते। अगर तो आपकी अपील को फुली अलाउ कर देते तो फिर बिल्कुल आप इंडेफिनिट लीव के लिए क्वालिफाई करते थे, लेकिन लगता यही है कि कोर्ट ने आपकी ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड पे आपकी अपील एक्सेप्ट की और उसका मतलब यही था कि आपको रिमूव करना या डिपोर्ट करना मुनासिब नहीं था। कोर्ट ने यही समझा और ऐसी सूरत में होम ऑफिस की पॉलिसी पहले यही थी कि वो 3 साल की डिस्क्रिशनरी लीव ग्रांट करते थे जो कि एक्सटेंडेबल होती है। 3 साल के बाद आपके सारे सर्कमस्टांसेस दोबारा देखे जाते हैं और अगर आपके सारे मामला ठीक चल रहे हों, कोई क्रिमिनल कन्विक्शन वगैरह ना हो, तो फिर आपकी ये लीव फर्दर एक्सटेंड हो जाती है 3 साल के लिए, जैसे कि आपके साथ हुआ है। तो अब जैसे आपने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई किया है लेकिन होम ऑफिस ने मुनासिब नहीं समझा कि आपको इंडेफिनिट लीव दे, तो बिल्कुल ये उनके डिस्क्रिशन है। और अगर उन्होंने आपको फर्दर 3 साल की लीव दे दी है तो इसमें अगर आपके जब 6 साल पूरे हो जाएंगे डिस्क्रिशनरी लीव के साथ, तो बिल्कुल आप इंडेफिनिट लीव के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसमें आपको सब नाजरीन को ये बात बिल्कुल ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि डिस्क्रिशनरी लीव के क्या जिन लोगों के पास पहले से 3 साल की डिस्क्रिशनरी लीव है वो अगर किसी और कैपेसिटी में इंडेफिनिट लीव के लिए क्वालिफाई करते हैं वो तो डिफरेंट इशू है, लेकिन ये 3 साल की लीव एक्सटेंडेबल होती है और इसके एक्सपायरी के बाद इनको फर्दर 3 साल की लीव मिलेगी और जब ये लोग 6 साल पूरे कर लेंगे तो इनको इंडेफिनिट लीव मिल जाएगा। ये होम ऑफिस का पुराना रूल होता था, उनकी पुरानी पॉलिसी होती थी और जिन लोगों को उस पुराने रूल्स के हिसाब से डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी वो 6 साल के बाद इंडेफिनिट लीव के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो मिस्टर गिलानी आपके साथ भी ऐसा ही होगा कि अभी आपको 3 साल बिल्कुल और वेट करना होगा और जब आपके ये 3 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करें तो बिल्कुल आपको इंडेफिनिट लीव मिल जाएगी।
गिलानी के बाद हम बात करते हैं मिसेस जान के साथ। मिसेस जान कहती हैं कि वो शादी करके यूके में आई थी और उनका वीज़ा अभी बिल्कुल एक्सपायर होने वाला, उनको 27 मंथ का वीज़ा मिला था। वो ये कहते हैं कि उनके हस्बैंड बहुत वायलेंट हैं, ऑल्दो कि उन्होंने कभी उनको टॉर्चर नहीं किया या उन पर तशद्दुद नहीं किया, लेकिन वो उन्होंने कभी भी इनको अच्छे तरीके अच्छा इनके साथ सलूक नहीं किया और अब इनको पता है कि वो इनकी एप्लीकेशन को फर्दर सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वो ये पूछना चाहती हैं कि ऐसी सूरत में इनको क्या करना चाहिए। तो मिसेस जान, बड़े अफसोस की बात है कि आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अब रूल यही है कि अगर आप शादी करके आए हैं तो उसमें कानून का तकाजा यही है कि कपल एक साथ रहे, कम से कम 2 साल तक आप यूके में एक साथ रहें, आपके पास सफिशिएंट एविडेंस होने चाहिए और फिर आपके स्पाउस आपको सपोर्ट करें। अगर आपके स्पाउस आपको सपोर्ट नहीं करते हैं या वो आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपको फर्दर एक्सटेंशन या आपको इंडेफिनिट लीव नहीं मिलेगी, उसके चांसेस बहुत कम हैं। फिर आपने ये भी फरमाया है कि आपके हस्बैंड आदो का उनका रवैया आपके साथ अच्छा नहीं है, लेकिन वो वायलेंट कभी नहीं हुए या उन्होंने आप पे कोई तशद्दुद कभी नहीं किया, कभी कोई टॉर्चर नहीं किया। तो इसका मतलब यही है कि आप डोमेस्टिक वायलेंस के सब्जेक्ट भी नहीं है। तो वो एक अलग कैटेगरी होती है कि अगर आप शादी करके यूके में आओ और आपकी शादी ब्रेक डाउन हो जाए एज ए रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और फिर आपके पास उसकी सफिशिएंट एविडेंस हो डोमेस्टिक वायलेंस की, तो उस कैटेगरी में तो एप्लीकेशन दी जा सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप उसमें भी नहीं आती हैं क्योंकि आपके हस्बैंड ने ऐसा इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस का कभी भी वो मुजाहरा नहीं किया है। तो ऐसी सूरत में आपकी कामयाबी के चांसेस बहुत कम नज़र आते हैं। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप अपने लोकल एरिया में किसी अच्छे से सॉलिसिटर से मिले और इस मैटर के को फर्दर आप उनके साथ डिस्कस करें। तो हो सकता है वो आपको कोई और मशवरा देने की पोजीशन में हो, लेकिन ये बिल्कुल आपको जहन में रखना चाहिए कि अगर आप शादी करके आते हैं और शादी किसी वजह से टूट जाती है तो फिर बगैर किसी वजह के आपको यहाँ इंडेफिनिट लीव मिलना या फर्दर एक्सटेंशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। आपको हर हाल में अपने स्पाउस की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर स्पाउस आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर बदकिस्मती से आपकी कामयाबी का चांस बहुत कम हो जाएगा। मिसेस जान के बाद हम बात करते हैं मिस्टर गोंदल से। गोंदल कहते हैं कि वो पाकिस्तान से हैं और वो इससे पहले यूके में आ चुके हैं और उनके पास यूके की डिग्री भी है और वो इंटरप्रेन्योर के तौर पे यूके में आना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वो 2 लाख पाउंड यूके में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बाकी तो वो सारी कंडीशन पूरी करते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उनके पास 2 लाख पाउंड अवेलेबल नहीं है। गोंदल ये कहते हैं कि उनके पास बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं और उनकी मालियत बिल्कुल 2 लाख पाउंड से भी बहुत ज़्यादा है। तो वो पूछना ये चाहते हैं कि क्या वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूएशन करा के क्या वो इस ग्राउंड पे एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि उनके पास एसेट्स हैं 2 लाख पाउंड से ज़्यादा के। तो मिस्टर गोंदल, अनफॉर्चुनेटली ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। बेशक आपके पास 2 लाख पाउंड या उससे भी ज़्यादा की या 2 मिलियन पाउंड की भी प्रॉपर्टी हो, लेकिन वो जो इंटरप्रेन्योर के तौर पे आप यूके में आएंगे उसके लिए वो आपके एसेट्स किसी काम के नहीं हैं और ना ही वो रूल की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। इसमें रूल यही कहता है कि आपके पास 2 लाख पाउंड होने चाहिए और 2 लाख पाउंड रेडी टू ट्रांसफ़र टू यूके होने चाहिए, यानी आपके बैंक अकाउंट हो, उसमें फंड्स हो और फिर आपको बैंक से भी कंफर्मेशन चाहिए होती है कि ये पैसा आप किसी वक्त विड्रॉ करके तो आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल नहीं हैं और वो लिक्विड यानी कैश की सूरत में फंड्स अवेलेबल नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली आप इंटरप्रेन्योर की एप्लीकेशन के लिए क्वालिफाई नहीं करते। तो ऐसी सूरत में आपकी एप्लीकेशन की कामयाबी का चांस नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप किसी प्रॉपर्टी को फरोख्त कर दें, प्रॉपर्टी को बेच दें और फिर वो पैसा आप अपने बैंक में रखें और उसके बाद आप एप्लीकेशन डालें तो यकीनी तौर पर आपकी एप्लीकेशन कामयाब हो सकती है अगर आप आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी या एसेट्स होने की वजह से आप इंटरप्रेन्योर के तौर पे आप क्वालिफाई नहीं करते हैं और आपकी एप्लीकेशन की कामयाबी का कोई चांस नहीं है। मिस्टर गोंदल के बाद हम बात करते हैं मिस्टर नवाज से। मिस्टर नवाज कहते हैं कि उन्होंने अपनी वाइफ को स्पॉन्सर किया था लेकिन उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई थी और रिफ्यूज़ल की रीज़न यही थी कि एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ने ऑब्जेक्शन ये लगाया था या उनका इतराज़ ये था कि इनकी इनकम 18,600 पाउंड से कम है। तो नवाज जी कहते हैं कि इन्होंने सुना है कि अभी रिसेंटली किसी कोर्ट ने ये कानून मनसूख कर दिया है। तो वो ये पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसी सूरत में उनको अपनी अपील कंटिन्यू रखनी चाहिए या उनकी वाइफ को वैसे ही वीज़ा मिल जाएगा। तो मिस्टर नवाज, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं बाकी नाज़रीन को भी यही कहूँगा कि बहुत से लोगों ने हमें इस तरह की हमसे कॉन्टैक्ट किया है। वो ये पूछना चाहते हैं कि रिसेंटली अभी इस तरह की क्या प्रोग्रेस हुई है इस तरह के मामलात में कि जहाँ 18,600 पाउंड की रिक्वायरमेंट है तो क्या वो ये स्टिल है या कि ये रिक्वायरमेंट अभी ख़त्म हो गई है।
क्योंकि किसी कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया है। तो ये हमने पिछले प्रोग्राम में भी मैंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की थी, और आज अब फिर मैं ये कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे नाज़रीन ये बात पूछते हैं कि 18,600 पाउंड का जो रूल है वो अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। ये बिल्कुल ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड किंगडम की हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक डिसीजन दिया है जिसमें कुछ लोगों ने इस कानून को चैलेंज किया था, लेकिन उसमें कोर्ट ने अपने रिजर्वेशंस दी। उन्होंने ये तो कहा है कि ये कुछ लोगों के लिए शायद ये जस्टिफाई ना हो कि वो जेन्युइन शादी हो और बाकी रिक्वायरमेंट वो पूरी करती हैं, और अगर उनकी इनकम 18,600 पाउंड पूरी ना हो, ये थोड़ी सी से कम हो, तो शायद उन लोगों के साथ ज़्यादती होगी कि अगर उनको वीज़ा ना मिले। तो कोर्ट ने इस तरह की ऑब्जर्वेशंस दी हैं और उनके इस तरह के रिजर्वेशंस हैं, लेकिन वो जो अपीलें थी इट्सल्फ वो कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी। तो हाई कोर्ट ने उस कानून को, जो उस रूल को कलादम करार नहीं दिया। उस हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि जो 18,600 पाउंड की शर्त आयद करने वाला जो रूल है वो गैर कानूनी है, तो वो रूल तो अपनी जगह मौजूद है। हाँ, चूँकि हाई कोर्ट ने उस पर अपने रिमार्क दिए हैं, तो उस पर ये बिल्कुल पॉसिबल है कि उस पर होम ऑफिस अपने कानून पे शायद नज़रसानी करे, लेकिन वो जो हाई कोर्ट के रिमार्क्स हैं वो उनके लिए बाइंडिंग उस तरह नहीं है जिस तरह के कोर्ट का ऑर्डर होता है। तो इस वजह से वो जो 18,600 पाउंड का कानून था वो अपनी जगह तो बहरहाल मौजूद है, लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि शायद उस पर नज़रसानी हो हाई कोर्ट की रिमार्क्स की रोशनी में। लेकिन हाँ, जहाँ तक आपका ये सवाल है कि अगर किसी की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है और आपने अपील की हुई है, अपील कोर्ट में पेंडिंग है, तो बिल्कुल आपको अपील को परस्यू करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि हाई कोर्ट के डिसीजन की वजह से आपकी वाइफ को या कोई भी जो एप्लीकेंट है जिसकी अपील पेंडिंग है तो उनको फ़ौरन वीज़ा मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बल्कि आपको अपनी अपीलों को परस्यू करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आप कोर्ट को सेटिस्फाई करें कि एंट्री क्लियरेंस सर्विस का डिसीजन गलत है। उसके लिए आप के पास बिल्कुल अपॉर्चुनिटी होगी कि आप उनको हर तरह की एविडेंस दे सकते हैं, जो भी एविडेंस अवेलेबल हो, और अगर आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर देंगे तो आपकी अपील तो सक्सेसफुल हो सकती है। लेकिन सरदस्त यही है कि 18,600 पाउंड का कानून अपनी जगह मौजूद है, ये कैंसिल नहीं हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं मिस्टर गुरुंग से। गुरुंग ये कहते हैं कि उनके साहबजादे का मसला है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हैं, लेकिन मिस्टर गुरुंग चूँकि अभी थोड़ी सी ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है, तो ब्रेक के फ़ौरन बाद हम हाज़िर होंगे और फिर डिस्कस करेंगे हम आपके बेटे का मसला। आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। हम बात कर रहे थे मिस्टर गुरुंग के साथ ब्रेक पे जाने से पहले। गुरुंग ये कहते हैं कि वो यूके में सेटल्ड हैं और वो बहुत लंबे टाइम से यूके में रह रहे हैं। उनकी वाइफ और बच्चे ये सारे लोग ब्रिटिश सिटीज़न हैं। वो ये कहते हैं कि उनका एक बेटा है जो कि 25 साल उसकी उम्र है, उसके पास भी इंडेफिनिट लीव थी, लेकिन वो फिर किसी जुर्म में मुलवस हुआ और फिर उसको 8 साल की सज़ा हो गई, इम्प्रिजनमेंट, यानी उनको 8 साल कैद की सज़ा हो गई थी। और उस सज़ा के बाद उनका इंडेफिनिट लीव कैंसिल हो गई और फिर होम ऑफिस उनका डिपोटेशन आर्डर इशू कर दिया। और डिपोटेशन के बाद वो कहते हैं कि उन्होंने अपीलें की हैं, उनकी अपील फर्स्ट ट्राइब्यूनल ने भी डिसमिस की, अपर ट्राइब्यूनल ने भी डिस्कस की, फिर वो कोर्ट ऑफ अपील में गए और कोर्ट ऑफ अपील ने भी उनकी अपील डिसमिस कर दी और सुप्रीम कोर्ट में जाने की उनको परमिशन नहीं मिली है। तो अब उनके बेटे के रिमूवल डायरेक्शन इशू हो गई हैं और वो ये पूछना चाहते हैं कि ऐसी सूरत में कोई ऐसा वे है कि वो अपने बेटे को यहाँ स्टॉप कर सकें। मिस्टर गुरुंग, बहुत ही हमें अफसोस हुआ है कि आपके बेटे की रिमूवल डायरेक्शन इशू हो गई है आपकी सारी स्ट्रगल के बावजूद, और हमारी सारी हमदर्दी आपके साथ हैं। लेकिन इसमें लीगल पोजीशन यही होती है कि अगर किसी के पास इंडेफिनिट लीव है और वो साहब अगर ब्रिटिश सिटीज़न नहीं है और आपके पास इंडेफिनिट लीव और किसी कोर्ट से आपको 1 साल की सज़ा हो जाती है या 1 साल या इसके मसावी अरसे की आपको सज़ा हो जाए, तो फिर इसमें बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, ये होम ऑफिस के पास ये इख्तियार है कि वो आपका इंडेफिनिट लीव कैंसिल कर देगा। लेकिन उस इंडेफिनिट लीव कैंसिल करके डिपोटेशन आर्डर इशू होगा और उस डिपोटेशन के खिलाफ आपके पास अपील का राइट होता है। और जो इमिग्रेशन कोर्ट है, जो इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल है, वो आपके सारे सर्कमस्टांसेस देख के फिर डिसीजन करता है कि क्या इस आदमी को डिपोर्ट होना चाहिए या कि नहीं होना चाहिए। आल्दो कि आपके बेटे की लगता है कि यहाँ फैमिली लाइफ है,
लेकिन जैसे कि आपने फरमाया कि आपने डिपोर्टेशन के खिलाफ अपील की तो उनकी वो अपील डिसमिस हो गई है, और फिर आपने क्या था अपर ट्रिब्यूनल से भी अपील डिसमिस हो गई, और फिर एंड पे आप कोर्ट ऑफ अपील में जा सकते थे। तो कोर्ट ऑफ अपील ने भी अगर आपकी अपील डिसमिस कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में भी आपको जाने की परमिशन नहीं मिली है, तो अनफॉर्चुनेटली फिर अब कुछ करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपने जो कुछ मुमकिन था वो आपने सारी स्ट्रगल कर ली है। तो चूँकि कोर्ट्स ने आपके सारे सर्कमस्टांसेस देख लिए होंगे, और अगर ये सारी कोर्ट्स और ख़ासतौर पर जो सुपीरियर कोर्ट्स या आला अदालतें हैं, अगर वो इस बात पर सेटिस्फाई हैं कि आपके बेटे की डिपोर्टेशन जस्टिफाइड है, तो फिर अनफॉर्चुनेटली इस मैटर को फर्दर चैलेंज करना पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट ऑफ अपील में जा सकते थे, और कोर्ट ऑफ अपील के डिसीजन को एक्सेप्शनल हालात में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने की परमिशन नहीं मिली, तो इसका मतलब यही है कि आपके केस में उतनी ग्राउंड नहीं थी या उसमें कामयाबी का चांस नहीं था। तो अनफॉर्चुनेटली अब फर्दर इसमें कुछ करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जितने जो भी सारे ऑप्शन थे वो ऑलरेडी आप यूज़ कर चुके हैं। बहरहाल हमारी हमदर्दी आपके साथ हैं, लेकिन इस रिमोट को कैंसिल करना बज़ाहिर बहुत मुश्किल लगता है। गुरु के बाद हम बात करते हैं शेर अफजल के साथ। शेर अफजल कहते हैं कि उनके फादर यूके में आए थे कुछ साल पहले, और फिर उन्होंने उनके इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई किया था, और बहुत अर्सा उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग रही, लेकिन होम ऑफिस उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी, जिसके खिलाफ शेर अफजल ने अपील की कोर्ट में। और शेर अफजल कहते हैं कि उनके फादर की अपील ह्यूमन राइट्स पे अलाउ हुई थी, और अब उनको होम ऑफिस ने 30 मंथ्स की लीव ग्रांट की है। और शेर अफजल ये पूछना चाहते हैं कि उनके फादर इंडेफिनिट लीव के लिए कब क्वालिफाई करेंगे। शेर अफजल साहब, आपने बिल्कुल इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई किया, लेकिन होम ऑफिस ने उनको इंडेफिनिट लीव ग्रांट नहीं की, बल्कि उस वक्त उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी थी, जिसके खिलाफ अपनी अपील की। और अपील भी आप जैसे फरमाते हैं कि कोर्ट ने एक्सेप्ट तो की, आपकी अपील अलाउ तो हुई थी, लेकिन वो सिर्फ ह्यूमन राइट्स की ग्राउंड पर अलाउ हुई थी, वो इमिग्रेशन रूल में अलाउ नहीं हुई है। मैंने इससे पहले भी अपने एक सवाल करने वाले को ये बताया था कि अगर आपकी अपील फुली अलाउ हो जाए तो फिर तो आपको इंडेफिनिट लीव मिल जाती है, लेकिन अगर ह्यूमन राइट्स पे आपकी अपील अलाउ हो तो इसका मतलब यही है कि कोर्ट सेटिस्फाई नहीं थी कि आप इमिग्रेशन रूल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं, और उन्होंने आपके एक्सेप्शनल हालात को देख के और ये समझा होगा कि आपको यहाँ से रिमूव करना या आपको यहाँ से वापस भेजना शायद मुनासिब नहीं था ह्यूमन राइट्स के हवाले से, आपकी फैमिली लाइफ के हवाले से या प्राइवेट लाइफ के हवाले से। तो ऐसी सूरत में बिल्कुल होम ऑफिस की पॉलिसी भी यही है कि अगर आपकी ह्यूमन राइट्स से अपील अलाउ हो जाए, जो उससे पहले तो यानी ऐसा पॉसिबल था कि होम ऑफिस 3 साल की लीव देता था, जो कि एक्सटेंडेबल होती थी, और 3 साल के बाद दोबारा 3 साल की एक्सटेंशन मिलती थी, और जब आप टोटल 6 साल पूरे करते थे तो आपको इंडेफिनिट लीव मिल जाती थी। और ऐसा भी होता है उन लोगों के साथ जिनको पहले 3 साल की डिस्क्रिशनरी लीव मिल चुकी है। लेकिन अगर आपको नए रूल्स के हिसाब से 2.5 ईयर्स के लिए मिली है, तो इसके लिए बिल्कुल आप पे नया कानून अप्लाई होता है, और वो यही है कि आपको यहाँ लीगल 10 ईयर्स पूरे करने होंगे। यानी अभी होम ऑफिस ने ये रूल बना लिया है कि इंडेफिनिट लीव के लिए ज़रूरी है कि आपके लोग यूके में लीगल 10 ईयर्स पूरे हों। तो अब आपके फादर को चूँकि 2.5 ईयर्स की लीव मिली है, तो ये बिल्कुल ये लीव उनकी 4 दफ़ा एक्सटेंड होगी। 2.5 साल के बाद उनको दोबारा एप्लीकेशन देनी होगी, और होम ऑफिस उनके केस को रिव्यू करेगा, और अगर वो यहाँ 10 साल लीगली पूरे करते हैं एक्सटेंशन के बाद, तो उस वक्त वो इंडेफिनिट लीव के लिए क्वालिफाई करेंगे। लेकिन फौरी तौर पर उनको इंडेफिनिट लीव नहीं मिल सकती, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि कोर्ट ने मुनासिब नहीं समझा है कि इनको इंडेफिनिट लीव मिले। अगर कोर्ट ये मुनासिब समझती कि इनको इंडेफिनिट लीव मिलनी चाहिए, वो इनकी अपील को अंडर इमिग्रेशन रूल्स अलाउ कर देती, लेकिन चूँकि कोर्ट ने इनकी अपील को ह्यूमन राइट्स के हवाले से अलाउ किया था, तो उसके लिए बिल्कुल इनको 2.5 साल की लीव भी मिल सकती है, जो कि एक्सटेंडेबल है, और 10 साल पूरे होने के बाद इनको इंडेफिनिट लीव मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। शेर अफजल के बाद हम बात करते हैं साइमन सिंह के साथ। साइमन सिंह कहते हैं कि वो शादी करके यूके में आए थे, और उनको 2 साल का वीज़ा मिला था, और अब उनका वीज़ा उनको आधा उनका टाइम गुजर गया है, लेकिन वो कहते हैं कि उनकी शादी ब्रेकडाउन हो गई है, और उनकी वाइफ ने इनको बताया है कि वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, और वो इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हैं, तो अभी अपनी वाइफ से सेपरेट हो गए। तो साइमन कहते हैं कि इनका बिल्कुल कोई फॉल्ट नहीं था, ये तो बिल्कुल अपनी जो मैरिड लाइफ है उसको कामयाब करना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने बड़ी स्ट्रगल किया, जो कुछ उनके पास में था वो उन्होंने किया। तो ये कहते हैं कि चूँकि इनका बिल्कुल कोई फॉल्ट नहीं है कि इनकी शादी ब्रेकडाउन हो गई है, तो ऐसी सूरत में होम ऑफिस ये पॉइंट कंसीडर नहीं करेगा कि शादी के टूटने में इनका कोई कसूर नहीं और इनको यहाँ रहने की परमिशन मिले। तो साइमन सिंह, पहले तो हमें अफसोस है कि आपकी शादी टूट गई है, और हमारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं, लेकिन जहाँ तक कानूनी हवाले से बात करने का तल्लुक है, तो उसमें बिल्कुल ये है कि आपको 2 साल की लीव मिली है, जो कि आमतौर पर ये 27 मंथ्स की लीव होती है। वो उसका मतलब ही यही होता है, ये देखा
जाता है कि एक तरह का ट्रायल पीरियड होता है, प्रोबेशनरी पीरियड होता है। ये देखा जाता है कि इस अरसे के दौरान आपकी शादी चलती है या नहीं, आपकी शादी कामयाब होती है या नहीं होती। अदरवाइज़ तो आपको शुरू में ही इंडेफिनेटली मिल जाती, बजाय ये 2 साल का वीज़ा मिलने के आपको वहीं से इंडेफिनेटली एंट्री क्लियरेंस के साथ ही ग्रांट हो जाती। लेकिन वो इंडेफिनेट ग्रांट ना होने का मतलब ही यही था कि पहले ये देखा जाए कि आपकी शादी चलती भी है या नहीं चलती है। और इसका मतलब ये भी था कि ये एक तरह का टेम्परेरी वीज़ा है और ये डिपेंड करता है कि आपके ताल्लुकात कैसे होते हैं अपने स्पाउस के साथ या स्पॉन्सर के साथ। तो उसमें यही है, रूल यही कहता है कि अगर तो आपकी शादी 2 साल तक चलती है और आप एक साथ रहते हैं और सफिशिएंट एविडेंस प्रोवाइड करते हैं तो फिर तो आपको इंडेफिनेटली मिल सकती है। लेकिन अगर आप 2 साल तक एक साथ नहीं रहते और आपके स्पाउस आपको सपोर्ट नहीं करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आप इंडेफिनेटली के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। बदकिस्मती से होम ऑफिस के पास इस चीज़ का इख्तियार नहीं है कि वो ये देखें कि शादी टूटने की वजह क्या थी या कि कौन उसमें जिम्मेदार है और किसका कसूर है या कौन बेकसूर है। ये होम ऑफिस की जुरिसडिक्शन नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये देखना होता है कि शादी चल रही है या कि नहीं चल रही है, तो ये उनका काम नहीं होता है। तो अनफॉर्चुनेटली जो आप हालात बता रहे हैं इसमें ये मुमकिन नहीं होगा आपके लिए कि आप इंडेफिनेटली के लिए क्वालिफाई करें, क्योंकि ये रूल की रिक्वायरमेंट यही है कि आपके स्पाउस आपको सपोर्ट करें और कम से कम 2 साल तक आप एक साथ रहें और उसके आप एविडेंस प्रोवाइड करें, जब भी आपको इंडेफिनेटली मिलेगी। अदरवाइज उसमें इंडेफिनेटली मिलने का चांस नहीं है। तो बहरहाल मैं आपको भी यही मशवरा दूंगा कि आप अपने मुकामी एरिया में किसी अच्छे से सॉलिसिटर से मिलें और उनके साथ आप सारे ऑप्शन डिस्कस करें, तो हो सकता है कि वो आपको कोई फर्दर ओपिनियन देने की पोजीशन में हों। साइमन सिंह के बाद हम बात करते हैं दीपक पटेल के साथ। दीपक पटेल 12 साल पहले यूके में आए थे विजिट वीज़ा पे, लेकिन फिर वो कभी वापस नहीं गए, उनकी विजिट अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। दीपक पटेल ये कहते हैं कि जब से आए थे आते साथ ही उन्होंने इंश्योरेंस नंबर उनको मिल गया था, उसके बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया था और वो जब से मुसलसल काम कर रहे हैं उन्होंने कभी भी छुट्टी नहीं की और वो और हमेशा वो टैक्स पे करते हैं, वो टैक्स पेयर सिटीज़न हैं और 12 साल से उन्होंने बहुत हज़ारों के हिसाब से पाउंड के हिसाब से उन्होंने टैक्स पे किया। तो वो ये कहते हैं कि क्या इस ग्राउंड पर उनको लीव मिल सकती है कि उन्होंने बहुत सारा टैक्स पे किया है। तो दीपक पटेल ये रीज़न इनाफ नहीं है कि सिर्फ टैक्स पे करने की वजह से आपको यहाँ लीव मिले। हाँ, ये बिल्कुल है कि अगर आप किसी भी स्टेज पे होम ऑफिस में कोई एप्लीकेशन डालते हैं अपना स्टे रेगुलराइज करने के लिए, तो ये पॉइंट बिल्कुल कंसीडर किया जाएगा कि आप एक टैक्स पेयर सिटीज़न हैं और आप किसी न किसी तरीके से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक पॉजिटिव चीज़ होगी। लेकिन सिर्फ इस ग्राउंड पे कि आप टैक्स पे करते हैं आपको लीव मिले, ये यानी क्वालिफिकेशन नहीं है। तो इस ग्राउंड पे आपको लीव नहीं मिलेगी। आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हमने बहुत से ऐसे केसेस हमारे मुशाहिदे में आए हैं जैसे कि आप बयान करते हैं, जिसमें ये तो पॉजिटिव चीज़ है कि आपने टैक्स पे कर रहे हैं पिछले 10 साल से या 12 साल से, लेकिन बहुत सी केसेस में हमने ये भी देखा है कि आपका मैटर जब कोर्ट में जाता है या होम ऑफिस में जाता है तो वहाँ एक नेगेटिव पॉइंट ये भी होता है कि आपसे पूछा जाता है कि आपको जब काम अलाउ ही नहीं था तो आपने काम किया क्यों है। तो फिर इसका मतलब है कि 10 साल से आप चूँकि बिल्कुल गैर कानूनी काम करते रहे हैं, तो आप रूल को ब्रीच करते रहे हैं, कानून के खिलाफ वर्जी करते रहे हैं। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीक़ों से ये आपका ये एक्ट कंसिडर किया जाएगा। लेकिन बहरहाल आप कभी भी एप्लीकेशन डालें तो ये बिल्कुल आप ये पॉइंट ज़रूर आप इसको हाईलाइट करें। लेकिन सिर्फ इस ग्राउंड पे किसी को इंडेफिनेट लीव या लीव को रिमेन या किसी तरह का या स्टेटस नहीं मिल सकता कि उसने टैक्स पे किया है। उसमें और भी आपकी ओवरऑल सर्कमस्टेंसेस देखे जाते हैं। तो जहाँ आपका सवाल चूँकि सिर्फ टैक्स के हवाले से था, तो इसलिए मैं यही जवाब दूँगा कि ये सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं है या लीव ग्रांट करने की ये कोई सोल रीज़न, ये इनाफ रीज़न नहीं है कि आपको लीव मिले कि आपने यहाँ टैक्स पे किया या आप टैक्स पे कर रहे हैं। दीपक पटेल के साथ मिस्टर राना से बात करते हैं। राना कहते हैं कि उनको 5 साल पहले ब्रिटिश नेशनैलिटी मिली थी, वो नेचुरलाइज्ड ब्रिटिश सिटीज़न हैं। राना कहते हैं कि उन्होंने अपनी वाइफ को स्पॉन्सर किया था और उनकी वाइफ यूके में आई हैं पिछले साल और उनके साथ उनका बेटा भी आया है। तो वो ये पूछना चाहते हैं कि उनके बेटे को ब्रिटिश नेशनैलिटी किस तरीके से मिल सकती है। तो मिस्टर राना, चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है तो हम अगले हफ्ते आपका ये सवाल अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप ज़रूर हमारा प्रोग्राम देखिएगा। तो नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीक इसी टाइम फिर हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। आप अपना और सब लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय।